विजयादशमी और दुर्गा नवमी के अवसर पर सीएम धामी ने किया कन्या पूजन। प्रदेशवासियों को दी रामनवमी की शुभकामनाएं। चारधाम यात्रा को लेकर के सीसीआर ने हरिद्वार में की बैठक। एसपी ट्रैफिक जितेंद्र ने की बैठक की अध्यक्षता। बैठक में ट्रैफिक व्यवस्था पर हुई चर्चा। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम का मुस्लिम समाज ने किया भव्य स्वागत। दुष्यंत गौतम ने वक्फ बिल पास होने पर पीएम मोदी का जताया आभार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। बीजेपी ने अपने स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी देहरादून में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत किया। वही कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और जो समर्थक बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद रहे। सीएम धामी ने इस अवसर पर पार्टी के संगठन की मजबूती और देश भर में बीजेपी की बढ़ती लोकप्रियता का जिक्र किया। उन्होंने बीजेपी की स्थापना को एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा राष्ट्रहित और जनता की सेवा को प्राथमिकता दिया है। साथ ही सीएम धामी ने और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा, उसी पल देश के पुनः विश्व गुरु बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया था। भारत दुनिया के अंदर शक्तिशाली भारत बनेगा, ये उसी क्षण तय हो गया था। आज अटल जी के शब्द पूर्णतः सत्य सिद्ध हो रहे हैं। आज देश में जन संतुष्टि का कमल पूरे उत्साह के साथ खिलखिला रहा है। अनेक राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की यात्रा संघर्षों से भरी यात्रा रही है। कौन भूल सकता है आपातकाल का वो काला दिन, जब लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की गई। हमारे अनेक कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया और 1984 का वो आम चुनाव, जब भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में केवल 2 सीटें रह गई। जो उस समय भारतीय जनता पार्टी पर हंसते थे, व्यंग करते थे, आज वही दल अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। साथियों, वर्ष 1986 के आम चुनाव में अटल जी के नेतृत्व में भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई और प्रथम बार देश की गद्दी पर कोई स्वयंसेवक प्रधानमंत्री के रूप में बैठा। उसके बाद 1998 और फिर 99 में विभिन्न दलों को साथ लेकर देश में विकासवादी सोच पर आधारित एनडीए गठबंधन की सरकार बनाकर अटल जी ने विश्व को दिखा दिया कि हम सबको साथ लेकर अच्छी सत्ता चला सकते हैं। 26-26, 27-27 दलों की सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो एक सिद्धांत और एक नीति और नियत के आधार पर सरकार चलाई गई, उस सरकार ने आने वाले सालों के लिए, आने वाले समय के लिए ये दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा शासन भी कर सकती है। आज हम सभी के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि हमारी पार्टी में एक लंबा संघर्ष देखने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतिहास रचते हुए लगातार तीसरी बार देश में सरकार बनाने में हमने सफलता प्राप्त की है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी देश का एक मात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो संगठन के स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रक्रियाओं पर पूर्ण विश्वास रखता है, लोकतांत्रिक मूल्यों पर काम करता है। जहां आज देश में ऐसे राजनीतिक दल हैं जो समझते हैं कि नेतृत्व पर केवल और केवल एक परिवार का एकाधिकार है, एक परिवार ही चला सकता है। देश के अंदर अनेक राजनीतिक दल ऐसे हैं जो लगातार परिवारवादी विचार को आगे बढ़ाते हुए आज देश के अंदर तमाम प्रकार की राजनीति को अपने इर्द गिर्द घुमाने का प्रयास करते हैं। वहीं भाजपा अपने प्रत्येक समर्पित कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने में, उसकी कार्यकुशलता और क्षमताओं का लाभ दूसरों तक पहुंचाने में विश्वास रखती है। साथियों, हमारे देश में दशकों तक उस राजनीतिक दलों ने केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति की, तुष्टीकरण, गरीबी, बेरोजगारी और
भ्रष्टाचार के दलदल में धकेला। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस वोट बैंक की राजनीति को टक्कर देने का साहस किया और उसके नुकसान से देश को बचाने में सफलता प्राप्त की। वोट बैंक की राजनीति को दरकिनार करते हुए हमारी सरकारों द्वारा किए गए विकास कार्यों के कारण आज प्रत्येक क्षेत्र में जनता का भरपूर आशीर्वाद हमें मिल रहा है। मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में देश में कश्मीर में धारा अनुच्छेद 370 की समाप्ति, अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनना, ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत, नागरिक संशोधन कानून, वक्फ संशोधन जैसे कई ऐतिहासिक निर्णय और उपलब्धियों का साक्षात्कार किया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति के कल्याण के लिए शुरू की गई अनेक योजनाएं, अगर मैं उनका नाम लूं तो काफी सारी योजनाएं, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त राशन योजना जैसी अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आज देश के करोड़ों लोगों को मिल रहा है। कोरोना महामारी में शुरू की गई योजना गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसमें देश के एक बड़े 80 करोड़ के आसपास आज इस योजना का लाभ मिल रहा है। हमारे प्रदेश में भी बड़ी संख्या में इसका लाभ मिल रहा है और सबसे बड़ी बात है कि योजना 2020 में प्रारंभ की गई और उसको 2029 तक विस्तारित करने का निर्णय किया, यानी कि 2029 तक ये योजना अनवरत रूप से चलेगी। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अंत्योदय की भावना को आत्मसात करते हुए प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की दौड़ में तेज गति से हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है। इसी का परिणाम है कि नीति आयोग भारत सरकार द्वारा सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारे राज्य को पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त कर। बेरोजगारी दर में भी रिकॉर्ड 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को हमने पीछे छोड़ने का काम किया है। हमने उत्तराखंड में सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू करके देश के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया है। साथ ही अभी हाल में हमने प्रदेश में एक सशक्त भू कानून भी लागू किया है। अब यदि कोई व्यक्ति उत्तराखंड के लोगों की जमीनों को अवैध तरीके से खरीदने या खुर्द बुर्दने करने का प्रयास करेगा तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही हमने जहां उत्तराखंड में एक और देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया, वहीं धर्मांतरण रोकने के लिए धर्मांतरण रोधी कानून, प्रदेश में पहली बार लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई। वहीं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी पहली बार कार्रवाई करने से हम पीछे नहीं हटे हैं। इतना ही नहीं, हमने प्रदेश की महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण भी सुनिश्चित किया है। यदि मैं नकल कानून की बात करूं तो हम सभी के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि पिछले 3 वर्षों में लगभग 22,000 से ज्यादा लोगों को नियुक्तियां प्राप्त हुई और किसी भी एक मामले में भी कोई मामला विवादित नहीं आया, कोई न्यायालय में नहीं गया, कहीं पर भी नकल का मामला नहीं आया। और सबसे बड़ी संतुष्टि तब होती है जब हम राज्य के विभिन्न स्थानों पर जाते हैं तो उन चयन हुए अभ्यर्थियों के माता पिता मिलते हैं और वो कहते हैं कि हमारा बेटा और बेटी पिछले कई सालों से परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, लेकिन चयन नहीं हो रहा था। मेहनत करते थे, इनके अंदर प्रतिभा भी थी, क्षमता भी थी और माँ बाप भी अपनी पूरी सामर्थ्य लगाकर गरीबी में जो भी सामर्थ्य हो सकती थी और सब करने के बाद भी उनका चयन नहीं हो रहा था। लेकिन नकल कानून आने के बाद अब उन्हीं अभ्यर्थियों का एक परीक्षा के साथ साथ 2, 3, 4 परीक्षाओं में एक साथ जो है उनका चयन हुआ। ये परिवर्तन हुआ है और प्रदेश के अंदर कोई ऐसा जनपद नहीं है जहां से अभी पीसीएस परीक्षा के परिणाम में तहसीलदार या एसडीएम में राज्य के नौजवान युवा भाई बहनों की नियुक्तियां न हुई है। साथियों, विपक्षी सरकारों में केवल और केवल योजनाएं बनाई जाती थी, परंतु अब योजनाएं बनाई भी जाती हैं और उनको लागू भी किया जाता है। हम जिन योजनाओं का शिलान्यास करते हैं
उन योजनाओं का हम लोकार्पण भी करते हैं। यानी कि जो योजना हम शुरू करते हैं उस योजना को पूरा करते हैं, बीच में कोई योजना नहीं रोकते हैं। पहले के समय में योजनाओं का शिलान्यास तो होता था, लेकिन उनका लोकार्पण कई बार। वही चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर आज रामनवमी की जो धूम है वो देखी जा रही। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रामनवमी और दुर्गा नवमी के अवसर पर सीएम आवास में परिवार संग देवताओं की पूजा अर्चना की। इसके अलावा उन्होंने 9 कन्याओं का पूजन भी किया। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी और प्रदेश की खुशहाली और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। तो जहां सीएम धामी ने कन्या पूजन किया है, क्योंकि आज रामनवमी का ये पावन पर्व है, इसी के अवसर पर क्योंकि आज की परंपरा भी ऐसी है कि 9 दिन के जो नवरात्रे हैं उसका आज अंत होता है। इसी के अवसर पर सीएम धामी भी प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए पूजा अर्चना करते हुए नजर आए हैं, हवन यज्ञ करते हुए और साथ ही नन्ही नन्ही कन्याओं को खाना खिलाकर कन्या पूजन करते हुए नजर आए हैं। तो आज रामनवमी के दिन जगह जगह तस्वीरें ऐसी ही सामने आ रही है जहां सभी माँ की भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ आज के दिन लोग कन्या पूजन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर के हरिद्वार में सीसीआर की बैठक की गई है। बैठक में ट्रैफिक व्यवस्था पर भी मंथन किया गया। एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर एसपी ट्रैफिक जितेंद्र मेहरा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में होटल, धर्मशाला, ट्रेवल एजेंसी संचालक और ऑटो ई रिक्शा यूनियन के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में यातायात व्यवस्था, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और पिछले साल की समस्याओं पर भी चर्चा हुई। एसपी सिटी पंकज गोरला और अन्य जो अधिकारी थे वो भी इस बैठक में शामिल नजर आए। तो जहां आने वाले दिनों में जो चारधाम यात्रा का महाआयोजन हो रहा और इसी के तहत तमाम जो तैयारियां थी वो उसको दुरुस्त करने के लिए बैठक हुई है। इस बैठक की अध्यक्षता एसपी ट्रैफिक ने की और साथ ही साथ साफ तौर पर यह देखा जा रहा। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडीर जुड़ चुके हैं। हमारे सहयोगी संजय, पहले तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगी, देखिए चारधाम यात्राओं को लेकर के हालांकि अब ज्यादा समय रह नहीं गया, क्या कुछ इस बैठक में चर्चा किया गया और तैयारियां क्या कुछ हैं? देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर लगातार ही तैयारियां जोरों पर है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि चारधाम यात्रा को दिव्य और भव्य बनाने के लिए राज्य सरकार जिस तरह से बैठक कर रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जो यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे उनकी व्यवस्थाओं में किसी भी तरह की कमी ना हो। यही वजह है कि लगातार अब सभी जितने भी संबंधित विभाग है सभी के साथ एक के बाद एक बैठक हो रही है, क्योंकि जब देश के कोने कोने से श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचते हैं तो कई बार अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता है। तो इस बार व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। ट्रैफिक डाइवर्ट कैसे होना है, बोर्ड कहां पर चस्पा होने और जो यात्रा मार्ग होगा वहां पर किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है, यानी हर व्यवस्था वहां पर पहले से तैयारी होनी चाहिए। इसी को लेकर तमाम बैठकें की जा रही है। जी संजय, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए हर बार चारधाम ये देखा जाता है कि उत्तराखंड सरकार की ओर से तमाम तैयारियां किया जाता है, लेकिन इस बार बुजुर्गों को लेकर के क्या कुछ तैयारियां उत्तराखंड सरकार की ओर से किया गया, उनको क्या कुछ सुविधा? देखिए, लगातार ही हम देखते हैं कि जब चारधाम यात्रा शुरू होती है और जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता है, जैसे जैसे भीड़ बढ़ती है, तो ऐसे ऐसे जो व्यवस्थाएं होती है वो चरमरा जाती है। यही वजह है इस बार राज्य सरकार तमाम तैयारियों को पहले परख रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं यात्री यानी चारधाम यात्रा शुरू होगी। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होगी। उससे पहले जितने भी रूट डाइवर्ट है, क्योंकि जब भीड़ बढ़ जाती है तो अतिक्रमण एक बड़ी मुख्य वजह बन जाता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं भीड़ हो जाती है और आए दिन जाम की स्थिति का भी लोगों को सामना करना पड़ता है। इस बार जो रूट है वो डाइवर्ट किए गए हैं, जो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल से लोग आएंगे, क्योंकि चारधाम यात्रा को प्रवेश द्वार हरिद्वार को कहा जाता है और यहाँ पर तमाम जो पार्किंग है वो पूरी तरह तैयार की जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए। जैसा आपने सुना, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े तो उन्होंने कहा तमाम तरीकों से जो तैयारियां हैं उसको आखिरी स्वरूप देने को लेकर के लगातार बैठकों का दौर जारी है। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम का भव्य स्वागत हुआ। इस मौके पर अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोगों ने बीजेपी कार्यालय पहुंचकर उनका जोरदार स्वागत किया। खासतौर पर बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी इस अवसर पर पार्टी कार्यालय पहुंची और भाजपा के समर्थन में नारेबाजी करती नजर आईं। दुष्यंत गौतम ने इस दौरान वक्फ संशोधन विधेयक के संसद में दोनों ही सदनों द्वारा पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया।
उन्होंने कहा कि वक्फ का मतलब मुस्लिम समुदाय द्वारा दान की गई भूमि या फिर संपत्ति जिसे समाज के लिए समर्पित किया जाता, लेकिन अब तक इन संपत्तियों का सही तरीके से उपयोग नहीं हो सका था, जिससे कि गरीब मुस्लिम समुदाय के लोग लाभान्वित नहीं हो पाए। वक्फ का मतलब होता है मुस्लिम समुदायों द्वारा समय समय में दान की हुई भूमि या कोई भी वस्तु, वो दान करते हुए समाज में रहने वाले हर गरीब व्यक्ति का जीवन स्तर बढ़े, इसलिए वो प्रॉपर्टी वो होती है। लेकिन वर्तमान के जो वक्फ बोर्ड के द्वारा जो उसका देखभाल की जा रही थी, वो कहीं गरीबी के लिए स्कूल नहीं बनाने का था, ना हॉस्पिटल खोलने का, ना बेवाओं को रक्षा देने का था। इमामों को तनख्वाह देती है तो सरकार देती है, हज पे बैठती है तो सरकार भेजती है। जिनका काम मुसलमानों के अंदर से गरीबी को निकालना था, वो नहीं कर पाए। तो संशोधन अधिनियम ये मुस्लिमों के विरुद्ध नहीं, मुस्लिमों का अब तक का सबसे बड़ा सुधार है कि वक्फ यानी दान की भूमि के आधार पर जो एक तुष्टीकरण के आधार पर एक बहुत बड़े कॉकस के द्वारा इतनी बड़ी संपत्तियों का अर्जन किया गया, और उन संपत्तियों के अर्जन में गैर कानूनी संपत्तियों का अर्जन किया गया, चाहे किसी की निजी संपत्ति है या सरकारी है या गांव की है, केवल वक्फ ये घोषित कर दे ये संपत्ति हमारी है और उस आधार पर वक्फ की संपत्ति हो जाए। सबसे बड़ी बात है वक्फ की जो घोषणा है, वक्फ के आदेश के विरुद्ध न्यायालय में नहीं जा सकते। ये कैसा न्याय है कि भारत में न्यायालय के प्रति सबका सम्मान है और उसके बावजूद वक्फ के निर्णयों के विरुद्ध न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती। वह उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आगामी चारधाम यात्रा के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। 24 अप्रैल को चारधाम यात्रा से जुड़े जनपदों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा ताकि किसी भी आपदा का प्रभावी तरीके से सामना किया जा सके। सचिव विनोद कुमार सुमन ने मॉक ड्रिल की तैयारियों की समीक्षा करते हुए यह कहा कि सभी विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। तो 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शूरवीर भंडारी जुड़ चुके हैं। शूरवीर, पहले तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगी, देखिए चारधाम यात्रा को लेकर के उत्तराखंड में एक खास जुनून रहता है, एक खास उत्साह रहता है, चाहे वो सरकार की बात करें चाहे वो आम जनता की बात करें। इस बार क्या कुछ खास होगा इस चारधाम यात्रा? पहले तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगी। हेलो हेलो पा रही है? हेलो शूरवीर जी, की आपको मेरी आवाज? चलिए फिर से जुड़ने के उनसे प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि चारधाम यात्राओं को लेकर के जो व्यवस्थाएं थी उसको अब आखिरी स्वरूप देने के लिए किस तरीके से श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, उसको लेकर के लगातार बैठकों का दौर जारी है। सरकार खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं ताकि जो श्रद्धालु हैं, एक बड़ी संख्या में हालांकि इस बार श्रद्धालु आने की उम्मीद जो है वो लगाई जा रही है और तस्वीरें अभी तक जो सामने आई वो कहीं ना कहीं इस बात की गवाही देती है, क्योंकि ऑनलाइन अगर बुकिंग की बात करें तो वो फुल हो चुके, तो वही साथ ही साथ पिछले सालों का जो नया रिकॉर्ड है वो इस बार उत्तराखंड चारधाम यात्रा गढ़ने वाली है। इसको लेकर के तैयारियां लगातार जारी है। हालांकि 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी और साथ ही इसमें बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो दर्शन करते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ फिर से वरिष्ठ पत्रकार शूरवीर जुड़ चुके। शूरवीर जी, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए चारधाम यात्रा की अगर बात करते हैं तो सीएम धामी खुद इन सभी चीजों पर नजर बनाए हुए हैं। हर बार अगर सुविधाओं की बात करते तो एक खास चीजें देखी जाती है, इस बार क्या कुछ खास है इस चारधाम यात्रा में? देखिए, चारधाम यात्रा तो देवभूमि में सदियों से चली आ रही है आज, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में निसंदेह है सरकार का फोकस, हर सरकार का, कोई भी सरकार रहे, किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसका फोकस रहता है कि यहाँ आने वाले यात्री सुरक्षित तरीके से यहाँ अपने धामों में पहुंचे और उसके बाद सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचे। इसके लिए तैयारियां तो हर सरकार करती है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हर बार कहीं ना कहीं लूपहोल्स रह जाता है। और खास करके क्योंकि ये पर्वतीय प्रदेश है और यहाँ पर भूस्खलन और अरुणाचल वगैरह होते हैं, इससे थोड़ा सा दिक्कत रहती है। और खास करके जो हाई एल्टीट्यूड पे है वहाँ पर
जो सरकार तो पूरी कोशिश करते है कि मेडिकल टीम्स वहाँ पर रहें, डॉक्टर्स रहें, पैरामेडिकल स्टाफ रहें, लेकिन बावजूद भी इसके ये देखा जाता है कि बहुत दुर्गम भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं, यहाँ की ज्योग्राफिकल जो कंडीशंस हैं वो बहुत टफ कंडीशंस हैं। लेकिन ओवरऑल जो है सरकार तैयारी में रहती है। हर साल अब तो विंटर जो है वो भी चल रहा है, जो शीतकालीन यात्रा है, तो लिहाजा वो एक तरह से जो ये मुख्य यात्रा है उसका एक तरह से वो रिहर्सल भी माना जा सकता है। तो उसमें जो खामियां रहते हैं उसको दूर करने का, दुरुस्त करने का सरकार प्रयास करती है। लेकिन सरकार के साथ साथ यहाँ की जन सहभागिता भी बहुत जरूरी है, और पर्यटक जो हमारे श्रद्धालु हैं, तीर्थ यात्री हैं, उनके लिए एक लिमिट रहना चाहिए कि भाई ऋषिकेश से ऊपर अगर आप जा रहे हैं तो उसके बाद इतने लोगों को वहाँ भेजें, ताकि बड़ा सेंसिटिव एरियाज हैं सारे के सारे, वाइल्ड लाइफ के हिसाब से भी सेंसिटिव, और वैसे भी जो है बहुत ज्यादा स्पेसिफिक जोन होने की वजह से भी सेंसिटिव है। तो यहाँ पर यात्रियों को एकदम से इनबाउट न भेजा जाए, बल्कि सिस्टमेटिकली, और उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। देखते हैं, लेट्स सी व्हाट विल हैपन कमिंग डेज। जी, लेकिन देखा जाए तो देखिए पिछले बार की तस्वीरें भी हमने देखी, हर बार एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए चारधाम यात्रा नजर आ रही है। अगर इस बार देखिए, पिछली बार हमने तस्वीरें देखी थी कि बुजुर्गों के लिए खास सुविधा किया गया था, इस बार क्या कुछ खास रहेगा? और साथ ही साथ मैं आपसे एक और सवाल लेना चाहूंगी, हर बार चारधाम यात्रा में लैंडस्लाइड एक बड़ी वजह बनता है आम जो श्रद्धालु हैं उनके परेशानी की, तो इस बार उसको लेकर के बैकअप प्लान क्या है सरकार का? देखिए, सरकार का बैकअप प्लान तो हर बार ठीक ही रहता है, लेकिन ऐसा होता है आपदाओं पे तो नियंत्रण ना सरकार का रह सकता है, ना आम व्यक्ति का रह सकता है, ना प्रशासनिक हमले का रहता है, क्योंकि ये घटनाएं ऐसी होती है कि इसके लिए बहुत, हालांकि डॉपलर रडार जगह जगह लगे हुए हैं, और जो मौसम की जानकारी वो भी समय पे मिलती है, लेकिन इसको एग्जीक्यूशन ग्राउंड लेवल तक एग्जीक्यूट करने में इट टेक्स प्रीटी लॉन्ग टाइम। तो तब तक बहुत सारी चीजें जो है, कुछ चीजें जो है हाथ से निकल जाती हैं। तो लिहाजा सरकार इस बार कोशिश कर रही है, और बुजुर्गों की जहां तक बात है उनके लिए हेली सेवा भी प्रारंभ कर रहे हैं, और भी मेजर्स लिए जा रहे हैं। लेकिन देखिए, फिर भी सरकार को और भी मतलब पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। हालांकि सरकारी मशीनरी तब भी चौकस रहती, चाक चौबंद रहती, बावजूद इसके कि सरकार की कमियां रहती है, वो सबसे बड़ी जो नियंत्रित नहीं कर पाते हैं यात्रा को, वो ज्यादा दुखदायी रहता है कि लोग भारी तादाद में लोग चल जाते हैं। उसमें लोगों को भी सोचना चाहिए, जो तीर्थ यात्री आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, डिफरेंट स्टेट से आते हैं, अब्रॉड से भी आते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा पहले, तो यहाँ पर आने से पहले अपना यहाँ का जो ज्योग्राफिक कंडीशन है उसके हिसाब से अपने आप को रजिस्टर करके, थोड़ा सा रजिस्टर चाहिए होगा 5-7 दिन का। लेकिन सुरवीर जी, तो सरकार को ध्यान रखना चाहिए ना कि कितना हमारे जो लोकेशन है उसमें कितनी मात्रा में जो लोग आ सकते हैं, इन सब चीजों का तो खैर सरकार ध्यान रखती है। खैर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। लेकिन साथ ही साथ तो जो चारधाम यात्रा के श्रद्धालु हैं, जैसा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां आगामी 30 अप्रैल से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही, और इस यात्रा के लिए राज्य सरकार तमाम व्यवस्थाओं में जुटी हुई है। लेकिन इस बीच एक अहम सवाल उठ रहा है कि BKTC यानी कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की अध्यक्षता के बिना यह यात्रा कैसे संचालित होगी। दरअसल BKTC में वर्तमान में कोई अध्यक्ष नहीं है। राज्य सरकार ने जनवरी 2025 में अजेंद्र अजय को बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया था, लेकिन उनका 3 साल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। इसके बाद से अब तक BKTC के जो अध्यक्ष है उस पद पर कोई भी नियुक्ति नहीं हो पाई है। वहीं कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि चारधाम यात्रा के आरंभ से पहले इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही। कांग्रेस का कहना है कि BKTC की अध्यक्षता के बिना यात्रा संचालन में कई मुश्किलें आ सकती हैं और सरकार को यह पद तुरंत भरना चाहिए। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहने वाली भाजपा में चिराग लेकर भी कोई BKTC के अध्यक्ष के लिए मुफीद कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। कार्यकाल BKTC के अध्यक्ष का बहुत पहले समाप्त हो चुका है, वो पद रिक्त चल रहा है। ऐसे में ना उसको सेवा विस्तार दिया गया है पुराने अध्यक्ष को, और इस वक्त जो CEO है वो अपने सत्ता का, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए वो फैसले ले रहा है जिसके लिए वो अधिकृत नहीं है। उस फैसले को लेने के लिए बोर्ड ही अधिकृत है। ACP उसने कर्मचारियों को, अधिकारियों को दे दिया है, जिसके लिए वो कहीं से कहीं तक उसको पावर्स नहीं है। और जब अध्यक्ष नहीं होता, उसकी अनुपस्थिति में बोर्ड एक सामूहिक फैसला लेता है, वही लागू होता है। लेकिन यहाँ पर ना बोर्ड बैठक बुलाई गई है, ना बोर्ड के बाकी सदस्यों से कोई रायशुमारी की गई है। अपने ही स्तर पर CEO फैसला ले रहे हैं, जो कि कितना मान्य होंगे और कितना अमान्य, ये भविष्य के गर्भ में है।
वही हरिद्वार में चारधाम यात्रा और आगामी स्नान पर्व को ध्यान में रखते हुए पुलिस और प्रशासन ने मिलकर बड़ा अभियान चलाया। श्रद्धालुओं की जाम की समस्या से निजात दिलाने और यातायात को सुगम बनाने के लिए अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया। वही एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में विशेष अभियान चलाने के आदेश दिए गए। इसी क्रम में सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी के नेतृत्व में सिटी पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने कोतवाली नगर क्षेत्र के विष्णुघाट, चमगादड़, टापू, रूढ़ीवाला के और भी अन्य जो जगह है उस पर अभियान चला करके अतिक्रमण हटाया है। वही गढ़वाल के आईजी राजीव स्वरूप ने चारधाम यात्रा के दौरान फर्जी रजिस्ट्रेशन को लेकर के कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि कोई ट्रैवल एजेंट या फिर व्यक्ति फर्जी रजिस्ट्रेशन करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी किया जाएगा। पिछले वर्ष फर्जी जो रजिस्ट्रेशन उसके मामले में पुलिस ने कई गिरफ्तारियां भी की थी। इस बार भी पुलिस ने फर्जी रजिस्ट्रेशन को रोकने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। जैसा कि आप अवगत हैं कि पिछले समय भी अगर कुछ ऐसी शिकायतें आई थी फर्जी रजिस्ट्रेशन की, तो इसमें हमने कठोर इसमें कानूनी कार्रवाई की थी और संबंधित के विरुद्ध में अभियोग पंजीकृत करके उनको उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की थी। इस बार भी हम इस चीज को लेके काफी विजिल हैं। पहले ही से आपके माध्यम से हम पूरे जो तीर्थालु यहाँ पे आना चाह रहे हैं उनको हम बता रहे हैं कि कोई भी किसी तरह से भ्रामक लोगों के बहकावे में ना आए। तो चलिए खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आरएन टीवी पर। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आरएन टीवी पर।